चलिए, मेरा ख्याल है किसी का क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ मीनवाइल आप लोग ऐसा करें, तमाम स्टूडेंट्स को टेक्स्ट कर दें कि वो ज्वाइन कर लें हमें, और हम अपना सेशन जो है फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अभी तक जो हमने डिस्कस किया हुआ था पहले, अभी कुछ क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि मैं आपके साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्रैक्टिस करें अपने एंड पर भी, जिसमें सेकंड चैप्टर था, तो उन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के 2.1, 2.2 और 2.3 होंगे, वो मैं लेक्चर आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो क्वाइट इजी उस तरह से है कि वो बाद में भी आप देख सकते हैं, ताकि टाइम जो है वो आप लोगों का भी सेव हो सके, और कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो वो आपको फेस ना करना पड़े। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो अपने पास बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की हुई है, उसका सेकंड चैप्टर जो है काइंडली उसे ओपन कर लीजिए। ये मैंने भी जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रही है, वही बुक ओपन की है। अगर आपको यहाँ से रीड आउट करना कन्वीनियंट फील हो रहा है, ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है, तो आप इसी को भी रीड कर सकते हैं। तो हम करेंगे ये, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.1, 2.2 और 2.3, इसका जो है वो सेशन आपके साथ, जैसे ही मैं थोड़ा सा ये सेशन आपके साथ कैरी करता हूँ, उसके वीडियो जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो भी देख सकें। अभी अभी हम क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का 2.4 इससे स्टार्ट करते हैं जी, कि जो वेरी लास्ट सेशन हमारा हुआ था, जो लास्ट क्लास हमारी कंडक्ट हुई थी, उसमें हमने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.4 जो था, ये वाला, ये डिस्कस किया था। तो खैर देखिए जी, इसी से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग केसेस रिलेट टू द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कंसीडर ईच केस इंडिपेंडेंटली। आपने माइंड में ये रखना है कि जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि बैलेंस शीट को किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर प्रिपेयर किया जाना चाहिए, या कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बैलेंस शीट को गवर्न करते हैं। तो रिकॉल करें, हमने बात की थी कि बैलेंस शीट जो है वो, या जो एसेट्स हैं, उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंडर लिखा जाना चाहिए। और साथ ये बात हुई थी कि उसकी सपोर्ट में हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल थे, गोइंग कंसर्न हमारे पास कह लीजिए कि प्रिंसिपल था, और इसी तरह जो कह लीजिए कि स्टेबल डॉलर एक अजम्पशन थी। इनकी बेसिस पर हमने ये बात की थी कि हमें जो अपने एसेट्स हैं, उनको बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं अजम्पशन या प्रिंसिपल्स को देखकर जो है डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, चूंकि आपके साथ पहले हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, ये पार्ट ए ये क्या कहता है, और पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट सी क्या कहता है। लेकिन अगर हम पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लें, जो नीचे बिल्कुल सी के साथ देखें, सी पैराग्राफ के बिल्कुल साथ नीचे ये इन ईच केस है यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर इसे रीड कर लें, तो हमें पता होगा कि ए बी सी को रीड करते हुए हमें क्या सोचना है, या इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, या इसको हम कैसे कैरी कर सकते हैं। अच्छा, तो प्लीज ठीक है, सही है। स्टूडेंट्स मजीद हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ये था। अच्छा जी बेटा, ये आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल है ना क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.4? जी प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर एक्सरसाइज का 2.4 विजिबल है? यस सर। चलिए ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इसकी रिक्वायरमेंट, मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं। रिक्वायरमेंट है, इन ईच केस indicate the appropriate balance sheet amount of the asset under generally accepted accounting principles। अच्छा, हमें पहली बात तो ये कहते हैं कि इंडिकेट करना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर के इन केसेस में जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। दूसरा, इफ द अमाउंट असाइंड बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन वायलेटेड। अगर कहता है कि अमाउंट इनकरेक्ट है, हम जब इन केसेस को देखेंगे तो हमें बताना होगा वो क्यों इनकरेक्ट है, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, कि जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ये अमाउंट जो केस ए बी एंड सी में लिखी हुई है वो रॉन्ग है, वो गलत है। इसी तरह नेक्स्ट कहता है, इफ द अमाउंट इज करेक्ट,
आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट जस्टिफाई दिस अमाउंट। तो सिंपली क्या है, कहता है अगर अमाउंट करेक्ट है तो भी बताएं कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, और अगर अमाउंट रॉन्ग लिखी गई है तो भी बताएं कि किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। तो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी और गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंड स्टेबल डॉलर अजम्पशन, इनकी बेसिस पर हम यहाँ पर जो है वो एनालाइज करेंगे इन तीनों इवेंट्स को। तो केस ए देखिए जरा, केस ए में क्या है जी, कहता है जी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल एजेंसी हैज ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग $1700 ऑन हैंड। एक बिजनेस है जी, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल एजेंसी नाम है उसका, उसके पास ऑफिस सप्लाईज है जिनकी कॉस्ट है 1700। अब आपको पता है ऑफिस सप्लाईज बिजनेस का एसेट्स होते हैं और ये करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं। तो पहली बात तो ये एसेट है, और कौन सा एसेट है आपके पास, ये करंट एसेट है, और उसकी कितनी कॉस्ट है 1700। नेक्स्ट कहता है जी एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाई है तो उस वक्त उनके पास $1700 की ऑफिस सप्लाईज है। फिर कहता है दीज सप्लाईज वर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर दैट डज नॉट गिव कैश रिफंड्स। ओके, सप्लायर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, कहते हैं ये ऐसे सप्लायर से परचेज की गई जो कैश रिफंड नहीं देगा। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमारा इसके साथ अभी कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट बिलीव्स that the company could sell these supplies for no more than $500 if it were to advertise them for sale। कहते हैं आपने परचेज ये की हुई है 1700 की, लेकिन अब आज इसको अगर आप सेल करते हैं तो ये सेल हो जाएगी $500 की। जरा माइंड में रखिएगा, हमने क्या कहा था कि एसेट्स को किस प्राइस पे लिखा जाना चाहिए, मार्केट प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर। हमने कहा था कि जो कॉस्ट प्राइस है उन पे लिखा जाना चाहिए, और ऑफिस सप्लाईज चूंकि बिजनेस में कंज्यूम हो जानी है, यूज हो जानी है, जो ऑफिस के रूटीन में ये कंज्यूम होना है, तो इसको हमने सेल तो करना नहीं है। अब देखिए ऑफिस सप्लाईज ने बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होना है, इनको सेल करना ही नहीं है बिजनेस ने। और पहली बात, हमने क्या कहा था कि ऑफिस सप्लाईज को मार्केट प्राइस पे लिखना चाहिए या सिंपली कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लिखना चाहिए, ये जो हमारे पास एसेट्स हैं इन्हें मार्केट प्राइस पे लिखा जाना चाहिए या कॉस्ट प्राइस पे। तो रिकॉल करें, हमने कहा था कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कौन सी है, जिस प्राइस पे इनको परचेज किया गया है, वो प्राइस कितनी है 1700। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सप्लाई 1700 की परचेज की थी, और वो कहते हैं कि आज अगर इन्हें सेल किया जाए तो ये 500 की सेल हो जाएंगी। अब चूंकि ऑफिस सप्लाईज ऐसी सप्लाईज हैं, ये ऐसा एसेट है जिसने सेल नहीं होना, रादर बिजनेस के ऑपरेशंस में कंज्यूम हो जाना है, यूज हो जाना है। तो जब होना भी यूज है, जब होना भी कंज्यूम है, सेल होना ही नहीं है, तो फिर हमारा सेल प्राइस के साथ इसका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, हमारा कंसर्न इसका कॉस्ट प्राइस के साथ होना चाहिए। तो इसलिए अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी, और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके अंडर भी, इसको 1700 पे लिखा जाना चाहिए बैलेंस शीट में, यानी कि इसको 500 पे नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी परचेज प्राइस कितनी थी 1700। नेक्स्ट है जी, वो कहता है कि हाउ एवर द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू यूज दिस सप्लाईज एंड टू परचेज मोर व्हेन दे आर गॉन। ठीक है, वो कहता है कि ये सप्लाई यूज हो जानी, जब ये एंड हो जाएंगी तो नहीं बाय कर लेंगे, रूटीन में है, चलता भी ऐसा ही है। अब कहता क्या आगे, ये इंफॉर्मेशन देखिए आगे फर्दर क्या है। तो क्वेश्चन में है इन इट्स बैलेंस शीट the supplies were purchased at 500, sorry, presented at $500। अब बैलेंस शीट में सप्लाईज इस बिजनेस ने कितने की रिपोर्ट की हुई है 500 की, कि 500 में, मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि आज अगर हम ये सप्लाईज सेल करना चाहें तो ये 500 की सेल होगी, तो हम जो सेल प्राइस है उस पर लिख देते हैं। तो जरा सोचिए, आइडेंटिफाई कीजिए, क्या ये लिखा जाना 500 पे सही है या गलत है। पहली बात तो ये देखिए जी, प्लीज, कैन एनीवन रिस्पॉन्ड, any volunteer please? Sir, can you kindly repeat? Okay, my question is कि ये जो सप्लाईज यहाँ पर लिखी हुई आपको नजर आती है, उसने कहा है कि 1700 की परचेज हुई है और सेल हो सकती है 500 की। तो
जबकि बैलेंस शीट बनाते वक्त उन्होंने इन सप्लाईज को लिख दिया 500 में। तो पहली बात बता, 1700 पे लिखी जानी चाहिए थी या 500 पे? 1700। 1700 पे लिखी जानी चाहिए। इट मीन्स के ये जो बैलेंस शीट में उन्होंने 500 पे लिखी है, ये गलत लिखी है। पार्ट ए में वो कहता है कि बैलेंस शीट में सप्लाईज लिखी गई हैं 500 पे, तो ये गलत लिखी हैं। क्यों गलत लिखी हैं, क्यों रॉन्ग लिखी हैं? इसलिए कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी आपने अपने एसेट्स को लिखना है तो उन्हें परचेज प्राइस पे लिखना है। और वो जो परचेज प्राइस है यहाँ पर कितनी है? 1700। ये सप्लाईज परचेज हुई है 1700 में। और वो अलग बात है, कल को इन सप्लाईज की वर्थ मार्केट में 500 रह जाती है, कि मार्केट में इसकी वर्थ आज अगर ये सेल करें तो ये 500 है। यानी कि आपके पास कह लीजिए कि ऑफिस के कोई सप्लाईज हैं, जैसे ये कोई आपके पास स्टेशनरी आइटम्स हैं, कुछ और ऐसी आइटम जो ऑफिस के में होती हैं, वो आपने परचेज की थी 1700 की, और आज अगर आप उन्हें सेल करने जाते हैं तो 500 में सेल होंगी। भाई आपका कंसर्न इन सप्लाईज को सेल करना नहीं है, रादर यूज करना है। तो अगर करना ही यूज है तो फिर इसको जिस प्राइस पे परचेज किया उसी पे लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये हमने आइडेंटिफाई की कि ये सप्लाईज 500 पे लिखना बैलेंस शीट में रॉन्ग है। तो करेक्ट अमाउंट क्या है? 1700। तो पहली मिस्टेक इनकी आइडेंटिफाई की क्या, कि 500 पे नहीं लिखा जाना चाहिए, रादर इन्हें लिखा जाना चाहिए 1700 पे। क्यों? इसलिए कि वो इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसकी वो परचेज प्राइस है। अब ये क्यों गलत है लिखाना 500 पे? इसलिए कि पहली बात तो ये है कि अगर 500 पे लिखेंगे तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की वायलेशन हो जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्या है? कि जिस प्राइस पर एसेट परचेज हुआ है उसको उस पर लिखा जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये गाइड करता है। तो एसेट परचेज हुआ था 1700 का, तो प्रिंसिपल तो कहता है जितने का परचेज हुआ उतने का लिखो। तो अगर हम 500 का लिख देंगे तो ये उस प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाएगी। किस प्रिंसिपल की? हिस्टोरिकल कॉस्ट की। ठीक है। दूसरी बात, ये बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न है, यानी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए हम कैरी करेंगे बिजनेस को। ये हमारी गोइंग कंसर्न की एक अजम्पशन थी। अगर 500 का लिखे तो उसका मतलब ये लगता है जैसे बिजनेस को हम सेल कर रहे हैं, कि ऑफिस सप्लाईज भी सेल करना शुरू कर दी है, यानी कि जो रूटीन में आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होनी है, कंज्यूम हो जानी है, जिन्होंने आपके ऑपरेशंस को सपोर्ट करना है, वो आप सेल करने जा रहे हैं। तो क्या इंडिकेशन मिलती है यहाँ से, क्या मैसेज मिलता है? इससे मैसेज ये मिलता है कि जैसे बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस सेल हो रहा है, बिजनेस आगे कैरी नहीं करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। हम तो ये अजम्पशन लेकर चलते हैं बिजनेस को कि बिजनेस हमारा एक इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है वो रन होगा। तो दूसरी वायलेशन है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की। वो कैसे? कि भाई हमारा बिजनेस तो कैरी करना है, हमारा काम तो बिजनेस को कैरी करना है इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो फिर उसी प्राइस को कैरी किया जाना चाहिए जिस प्राइस पे परचेज किया था। देखे ना भाई, सेल प्राइस पे तब लिखें जब सेल करना हो। ऑब्जेक्टिव सेल करना है ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो यूज करना है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ था ना कि जब ये खत्म हो जाएंगी, हाउ एवर द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू यूज द सप्लाईज एंड टू परचेज मोर व्हेन दे आर गॉन। कि जब ये सप्लाईज आपकी यूज हो जाएंगी उसके बाद ये मजीद परचेज कर लेंगे। ये यहाँ से भी इंडिकेशन मिलती है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बिजनेस के ऑपरेशन सीज नहीं हो रहे, बिजनेस वाइंड अप नहीं हो रहा। तो इसलिए पहली वायलेशन किस चीज की हो जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट की। अगर 500 पे लिखते हैं तो फर्स्ट वायलेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट की, सेकंड वायलेशन है हमारे पास यहाँ पर गोइंग कंसर्न की। थर्ड वायलेशन है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की। ऑब्जेक्टिविटी की कैसे? भाई आज मार्केट कह रही है 500 की वर्थ है इन सप्लाईज की, कल को हो सकता है वो कहे 700 है या कहे 400 है। तो मार्केट प्राइस एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। मार्केट प्राइस हर पर्सन डिफरेंट रेट कर सकता है या कोट कर सकता है। जबकि जो परचेज प्राइस होती है, जो हिस्टोरिकल क्रॉस प्राइस होती है, उसका एक एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि ये 1700 की है। वो कैसे? आपके पास इनवाइस होता है, आपके पास वाउचर होता है। उस वाउचर से, उस इनवाइस से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सप्लाई 1700 की थी, आपके पास प्रूफ है।
तो कोई पर्सन भी चेक करना चाहेगा कल को इन सप्लाईज की कॉस्ट उन्हें 1700 ही नजर आएगी, क्योंकि उसका जो इनवाइस है वो 1700 शो करता है, जबकि जो ये सेल प्राइस लिखी हुई है 500, ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है। हो सकता है किसी के नजदीक इन सप्लाईज की वर्थ 600 हो सकता है कोई इसको 450 रेट करे, यानी कि प्राइस वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, वर्थ इसकी चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन, और डे चेंज होने के साथ इसकी प्राइस भी चेंज हो सकती है, वाली मार्केट प्राइस जो है। तो अगर मार्केट प्राइस हम लिख दें तो कल को प्राइस ये रिलायबल नहीं रहती, क्योंकि हर बंदे ने अपनी जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपनी नीड की बेस पर ये प्राइस कोट की होती है, या मार्केट के कुछ और जो फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइस ये डिफरेंट कोट करेगा, मतलब यही सप्लाईज आप मार्केट में ले जाएं, 10 बंदों से ओपिनियन लें कि भाई ये सप्लाईज कितने की हैं, तो आपको डिफरेंट आंसर्स आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जबकि अगर आपके पास इनवाइस होगा तो देखकर सबको कहें कि बताएंगे सप्लाईज कितने की हैं, सब आपको बताएंगे भाई 1700 की है। तो इसलिए अगर हम 500 पे लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की भी वायोलेशन होती है। सम अप करते हुए कि पार्ट ए में ऑफिस सप्लाईज को 500 पे लिखा जाना गलत है, इनको 1700 पे लिखा जाना चाहिए। क्यों गलत है? इसलिए कि इससे हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो नहीं होता, और इसलिए भी कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही, और जो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है वो यहाँ पर हम इंटैक्ट नहीं रख पाते अगर इसको 500 पे लिख लेते हैं। तो ये 3 वायलेशन थी जी, पार्ट ए के साथ जो एसोसिएट थी। तो यहाँ तक प्लीज किसी का अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी, तो पॉइंट समझ ना आया वाली। चलिए, मेरा ख्याल है ये क्लियर हो चुका है जी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन पुट नहीं हुआ। अच्छा, प्लीज नेक्स्ट जरा देखिए कि हमारे पास पार्ट बी है। आप भी जरा पार्ट बी 1 मिनट के लिए रीड करें जरा जी। जी, मैं भी पहले रीड करता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो बी पार्ट में है, पुलिस कॉर्पोरेशन परचेज्ड लैंड इन 1957 फॉर $20,000। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया है और वो परचेज हुआ है $20,000 का। इन 2011 इट परचेज्ड अ सिमिलर पार्सल ऑफ लैंड फॉर 3 लाख। उसी तरह का एक और इन्होंने पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया है, कितने का? 3 लाख का। देखें, पहला परचेज हुआ 57 में, फिर परचेज हुआ 2011 में। ठीक है, गैप है बीच में, तो इसीलिए आपको पता है टाइम के चेंज होने से प्राइस चेंज हो जाती है। लेकिन पीस उतना ही है, पार्सल ऑफ लैंड जो है वो उतना ही है जितना पहले परचेज किया था, बट पहले परचेज हुआ था 20 में, अब परचेज हुआ है 3 लाख में। ये दोनों प्राइसेस हैं कॉस्ट प्राइसेस। ये कॉस्ट प्राइस है 57 में, और ये कॉस्ट प्राइस है 2011 में। ये भी कॉस्ट प्राइस है 20,000, और 3 लाख भी कॉस्ट प्राइस है। इन इट्स 2011 बैलेंस शीट, the company presented these two parcels of land at a combined amount of 320,000। दोनों पार्सल ऑफ लैंड को कंबाइन करके लिख दिया 320,000 में। जरा सोचिए, क्या ये 320 पे लिखा जाना सही है या गलत है? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे तो कर सकता है जी। सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। एग्जैक्टली इन्होंने कहा जी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंडर ये ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है जी। कि देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लिखा गया है, पहले 20 था फिर 3 था, तो दोनों हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लिखे लिखे जाएंगे तो 320 बनेगा। तो पहली बात तो ये कि 320 पे लिखा जाना ठीक है, करेक्ट है, गलत नहीं है। क्यों करेक्ट है जी? इसलिए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो हो रहा है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल डॉलर अजम्पशन भी फॉलो हो रही है। कि हम ये कहते हैं कि सेम पीस ऑफ लैंड पहले 20 का था, आज 3 का है, तो हम कहते हैं जी कि डॉलर की जो वर्थ है वो सेम है, आल्दो चेंज हो जाती है।
20,000 40 साल पहले का और 20,000 आज का सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं कि वैल्यू क्या है, सेम है, स्टेबल है। तो हम वर्थ को देख रहे हैं यहाँ पर, ना कि उसकी क्वांटिटी को देख रहे हैं। तो वर्थ दोनों की सेम थी, ऐड कर दी। तो इसलिए 20 और 3 लाख दोनों को ऐड करके 320 पे लिखा जाना ठीक है, इसलिए कि एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो हो रहा है, और सेकेंडली ये कि इसमें हमारे पास क्या फॉलो हो रहा है, जो स्टेबल डॉलर अजम्पशन है। तभी तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। अगर हम वो अजम्पशन ना लें तो दोनों वैल्यूज को ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों स्केल पे डिफरेंट है। तो दोनों को ऐड तभी किया जा सकता है जब एक ही पॉइंट पे होंगी। एक पॉइंट पे कब आ जाएंगी वैल्यू, जब हम अजम्पशन लेंगे कि भाई दोनों सेम है, क्योंकि दोनों से जो हमें वर्थ मिली हुई है, जो वैल्यू मिली हुई है, वो सेम मिली हुई है। 20 ने भी उतना ही पीस ऑफ लैंड दिया था और 3 लाख ने भी उतना ही पीस ऑफ लैंड दिया, तो हम कहते हैं कि तब जाकर ये सेम है, क्योंकि दोनों से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट सेम मिलता है। हमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटी के लिए रिसोर्स प्रोवाइड होना है वो सेम मिलता है, तो हम कहते हैं इनको ऐड किया जा सकता है। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो होता है और दूसरा यहाँ पर स्टेबल डॉलर अजम्पशन फॉलो होता है। प्लस हम कह सकते हैं जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी अगर लिखा है तो गोइंग कंसर्न भी फॉलो हुआ है, और साथ में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिविटी भी फॉलो हो जाएगा। कल को कोई बंदा भी चेक करना चाहे तो आप बता सकते हैं कि भाई ये लैंड जो बाय हुई थी 3 लाख की बाय हुई है, इसका इनवाइस है, और ये लैंड जो है ये बाय हुई थी $20,000 की, ये इसका इनवाइस है। तो आप उन्हें इजीली इसका इनवाइस प्रोवाइड कर देंगे। तो 20 प्लस 3 लाख, तो ये 20 और 3 को जब ऐड करते 320 है जी। तो ये अमाउंट करेक्ट है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो हुआ, स्टेबल डॉलर अजम्पशन फॉलो हुआ, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल फॉलो हुआ, और गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है वो भी यहाँ मेंटेन हो रही है। जी, पार्ट सी देखते हैं जी। पार्ट सी में है, एट December 30th 2011 Linear Incorporation purchased a computer system from a mail order supplier for $14,000। इन्होंने जी कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया है। कितने का परचेज हुआ है, $14,000 का। ये इसकी परचेज प्राइस जरा माइंड में रखिएगा। कब की बात कर रहा है, December 30th 2011 ये डेट है, और उसमें उन्होंने ये कितने का परचेज हुआ जी, 14,000 का। नेक्स्ट कहता है, द रिटेल वैल्यू ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मेल ऑर्डर सप्लायर वाज 20,000। ठीक है, इन्होंने परचेज 14 का किया, लेकिन मार्केट में रिटेल वैल्यू 20 है। भाई मार्केट में ये जितने का भी है, आपने तो परचेज 14 का किया ना। मतलब इस वक्त मार्केट में अगर ज्यादा सेल हो रहा है तो ज्यादा प्राइस पे सेल हो रहा है, आपने जितने में बाय किया है, आपका कंसर्न तो उसके साथ है। आपको तो कॉस्ट इसकी 14,000 पड़ी ना, 20 तो नहीं पड़ी। अच्छा, ये खैर इंफॉर्मेशन दी उसने हमें। नेक्स्ट कहता है जी, ऑन January 7 however the system was stolen during a burglary। ठीक है, कहता है कि सिस्टम जो है वो January 7 को चोरी हो गया। अब देखिए परचेज कब हुआ, December 30 को। चोरी कब हुआ, January 7 को। दिसंबर पहले आता है या जनवरी पहले आता है, जरा ये बताइए पहले जी। दिसंबर। अब गुड, दिसंबर जी। इट मींस चोरी बाद में हुआ ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले चोरी हुआ फिर परचेज हुआ हो। टेक्निकली भी देखें ना तो ऐसा ही है। 11 में परचेज हुआ है December 30 के, और 7 जो कि 8 अप्रोक्सीमेट एक वीक के बाद ये जो चोरी हो गया जी 7 जनवरी को। तो ये पॉइंट है, जरा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है क्या क्वेश्चन में, इन इट December 31 2011 बैलेंस शीट। कहता है कि ये वाली जो 11 लिखा हुआ शुरू में, ये मैं हाईलाइट करता हूँ ये वाला। यहाँ जब बैलेंस शीट बनाते हैं, एक दिन के बाद जब बैलेंस शीट बनती है, यानी कि परचेज होने के बाद जब बैलेंस शीट बनती है, उसकी बात करता है। कहता है इन इट्स December 31 2011 बैलेंस शीट, Linear showed this computer system at $14,000 and made no reference to its retail value or to the burglary। कहता है कि उसने जो रिटेल वैल्यू 20,000 थी उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा, और जो ये चोरी हुआ उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा। और दूसरी बात क्या की है, 31 तारीख को इसको अपनी बैलेंस शीट में लिख भी दिया है। बैलेंस शीट में लिखने का मतलब क्या है कि ये इसके पास एग्जिस्ट करता है। अब ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, देखें। 30 को परचेज किया,
और 31 को जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें इसने लिखा कि ये 14,000 का कंप्यूटर है। तो पहली बात तो ये बताइए कि क्या 31 को कंप्यूटर बिजनेस में एग्जिस्ट करता था या नहीं करता। 30 को परचेज हुआ है, 31 को बनी है बैलेंस शीट, तो क्या 31 को ये बिजनेस में कंप्यूटर ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था जी। करता था सर। करता था। तो जब 31 को ये कंप्यूटर एग्जिस्ट करता था तो बैलेंस शीट में भी लिखा जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना जी। हम कहते जी 31 को कंप्यूटर था हमारे पास, तो 31 को इसको फिर बैलेंस शीट में लिखा जाना चाहिए था, और उन्होंने लिखा भी है। यहां तक तो बात सही समझ आती है। लेकिन चोरी कब हुआ है 31 के बाद? 7 तारीख को। चोरी कब हुआ है ये? 7 तारीख को चोरी हो गई। अब बताइए इसमें कोई गलती है? बैलेंस शीट बनी पहले है लेकिन चोरी बाद में कंप्यूटर हुआ है, इसमें कोई गलती है? अच्छा, एक बात इसने और लिखी आगे, वो भी देख लें। द दिसंबर बैलेंस शीट वाज इशूड इन फेब 2012। अब जरा सोचिए प्लीज जरा कि इसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई उसने गलत एक्शन लिया हो, पता चला हो कि गलत लिखा है। बताएं जरा आपका क्या व्यू है जी। चलें जी। अब देखिए यहाँ पर आपके माइंड में दो तीन तरह के आंसर्स आ रहे होंगे। पहली बात तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी बनती थी 14,000, और इसको लिखा भी जाना चाहिए था 14,000 पे, कि हमें तो ये परचेज हुआ है 14,000 में, हमारे पास इनवाइस भी इसका कितने का पड़ा होगा 14,000 का। एक आपके माइंड में शायद आंसर ये आ रहा हो कि भाई इसको तो 14,000 में लिखा जाना चाहिए था, और ये 14,000 में ही लिखा गया है कि जितने का ये कह लीजिए कि एसेट था ये उतने का ही लिखा गया है। तो आपके माइंड में शायद ये आ रहा हो कि ये ठीक लिखा है। दूसरा आप कहेंगे ये तो चोरी हो गया बाद में, तो फिर क्यों लिखा? बैलेंस शीट तो पहले बनी है। फिर आपके माइंड में ये भी आंसर आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी बैलेंस शीट बनी है 31 को, चोरी हुआ है 7 को, एक वीक के बाद, तो इसमें क्या कसूर है बिजनेस का? बेटा ऐसा ही है ना। पहली बात तो सोचिए ना, इसको 14,000 पे ही लिखा जाना चाहिए था कि लिखा जाना चाहिए था? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए था 14,000 पे। 31 को बैलेंस शीट बन रही है, अभी चोरी नहीं हुआ, अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है कंप्यूटर, तो 14,000 में लिख देते। लेकिन एक बीच में स्टेप है थोड़ा सा, वो आपको बताता हूँ। जब बैलेंस शीट बन जाती है, जरा सोचिए कि जिन लोगों ने बैलेंस शीट को यूज करना है, जो लोग बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बैंक है, गवर्नमेंट है, मैनेजर्स हैं, कोई भी ऑनर लगा ले, कोई भी पार्टी लगा ले जिसने बैलेंस शीट को यूज करना है, जिसको ये बैलेंस शीट चाहिए, क्या ये आज आपने अपने बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की है तो कल उनको अवेलेबल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपको पता है ये बैलेंस शीट बनी है, इसका ऑडिट होना है, ऑडिट होने के बाद इसने प्रिंट होने के लिए जाना है, प्रिंट होने के बाद यही बैलेंस शीट जो आपकी है ये आपकी अपनी वेबसाइट पर भी होगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP जो है वहां भी सबमिट करवाएंगे, और अगर आपकी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वहां भी आप ये अपने जो बैलेंस शीट है उसको सबमिट करवाएंगे। अब पॉइंट क्या है कि क्या ये सारा प्रोसेस, क्या ये सारी चीजें विद इन नो टाइम जो है हो जाएंगी? सोचिए ना जरा। भाई क्या ये सारा प्रोसेस, क्या ये सारी चीजें विद इन कह लीजिए कि अ वीक हो जाएंगी? ऑडिट भी हो जाए, पब्लिश भी हो जाए, पब्लिक को अवेलेबल भी हो जाए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। क्यों? उसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, द दिसंबर बैलेंस शीट वाज इशूड इन फेब 2012। अब ये देखिए इशू कब की गई है? फेब 2012 पे, आफ्टर 2 मंथ्स।
चोरी कब हुआ? जनवरी 7 को। क्या पॉसिबल नहीं था जब ये प्रिंट होने जा रही थी वहां ये डिस्क्लोज करते, वहां ये लिखते कि भाई ये कंप्यूटर चोरी हो गया, हमारे पास नहीं है, कि बैलेंस शीट में जो $14,000 का कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कंप्यूटर चोरी हो गया है, ये कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, ताकि अगर कोई भी आपके बिजनेस की बैलेंस शीट को देखकर डिसीजन लेना चाहे तो उसको रॉन्ग डिसीजन ना यहाँ पर लेना पड़े, उसको जो डिसीजन है वो यहाँ पर करेक्ट मिले, कि उसको पता चले कि भाई ये चोरी हो गया तो बिजनेस में है ही नहीं है। प्लीज इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए जरा सोचें समझें। मैं दोबारा फिर इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ ताकि आपको ये वाली बात जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी प्लीज बेटा पूछे, अगर क्वेश्चन आपका कोई है तो। जी जी बेटा क्वेश्चन है कोई? नो सर। सर फिर जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन होगी वो करेक्ट नहीं होगी ना, क्योंकि स्टोलन भी तो हुआ होता है। एग्जैक्टली स्टोलन जो है वो हुआ, लेकिन जब बैलेंस शीट बना रहे थे उस वक्त तो बिजनेस में था, स्टोलन बाद में हुआ है। बट हम कर क्या सकते थे, हम ये इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट पे तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते थे ना, डिस्क्लोज कर देते, डिस्क्लोजर देते कि हमारे पास जो ये बैलेंस शीट बनी है दिसंबर 2011 में, इसमें जो 14,000 का ये कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सिस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये अभी नहीं हमारे पास रहा। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर बता देते कि भाई मेरे पास जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें 14,000 की वर्थ का एक कंप्यूटर लिखा नजर आता है, वो 7 जनवरी को सेल हो गया है। अब इट मीन्स कोई भी बैलेंस शीट देखेगा ना आपकी, तो अगर उसको उसका बैलेंस शीट का टोटल नजर आता है 1 लाख रुपए, से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट का टोटल है 1 लाख रुपए, अब उस 1 लाख में उसको पता होगा कि $14,000 की जो वर्थ का जो कंप्यूटर है वो नहीं रहा, वो चोरी हो गया है। तो उसके माइंड में होगा कि भाई अभी तो वर्थ है बिजनेस की 86,000। मैं फिर करता हूँ, अगर बिजनेस की टोटल वर्थ ही 1 लाख रुपए, तमाम एसेट का सम था 1 लाख रुपए, जो टोटल वर्थ मैं कह रहा हूँ, तो टोटल वर्थ अगर 1 लाख है और उस 1 लाख में से मैं ये कहूं कि 14,000 का कंप्यूटर चोरी हो गया है, तो डिसीजन मेकर को, चाहे वो बैंक है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो ऑनर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, कोई भी बंदा जो बैलेंस शीट को देखकर कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई आपको लोन देना चाहता है, कोई आपको उधार इन्वेंट्री सेल करना चाहता है सपोज, तो वो क्या है, बैलेंस शीट देख रहा है, कहता है जी वर्थ है बिजनेस की 1 लाख रुपए, जबकि 1 लाख नहीं है, उसमें से 14,000 का एसेट क्या हो चुका है, चोरी हो गया है। वो जो 14,000 का एसेट चोरी हुआ है, पीछे कितना बचता है, 86,000। तो बिजनेस की वर्थ एक्चुअली है 86,000, 1 लाख नहीं है, क्योंकि वो तो आफ्टर फ्यू डेज ही चोरी हो गया है। तो यहाँ पर एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसे कहा जाता है फुल डिस्क्लोजर, जिसे कहा जाता है जी डिस्क्लोजर या फुल डिस्क्लोजर, जिसे हम एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उस हद तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज आप करें कि जितनी रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के, जो जो कह लीजिए कि आपके अकाउंट्स की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट है, जो रिक्वायर्ड है। अब सपोज कर लें यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन को जरूर देनी चाहिए थी डिस्क्लोजर में, लिख देते, नोट्स बना देते, जब बैलेंस शीट बनी प्रिंट होने के लिए गई, तो क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी? अभी प्रिंटिंग हाउस में बैलेंस शीट गई है और फरवरी में जाके पब्लिश हो रही है आपकी, इट मींस उससे पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम था। आप चाहते तो प्रिंटिंग हाउस को अपनी तरफ से कॉरिजेंट जो करेक्शन है वो करके उनको दे सकते थे, उन्हें कहते ठीक है टोटल वही रहने दें जो लिखा हुआ है, लेकिन आप जो एंड पे जाकर एक डिस्क्रिप्शन लिख दें, एक नोट लिख दें कि हमारे पास ये जो एक कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कंप्यूटर हमारे पास अभी नहीं रहा, डिस्क्लोज कर दें सिंपली उसको, उसको हमें करना चाहिए था डिस्क्लोज, ताकि यूजर्स को पता चल सकता, यूजर्स को आइडिया होता कि भाई ये कंप्यूटर तो है ही नहीं बिजनेस में। तो एक तरह से बैलेंस शीट में लिखा हुआ नजर आया, ठीक है लिख दिया, सही लिखा, क्यों, हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो किया, और इसलिए भी सही लिखा कि वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे,
और इसलिए भी सही लिखा कि वो उस वक्त बिजनेस में कंप्यूटर एग्जिस्ट करता था जिस दिन बैलेंस शीट बनाई गई। तो जिस दिन बैलेंस शीट बनाई, चूंकि कंप्यूटर बिजनेस में था, लिखा जाना चाहिए था। फाइन। किस प्राइस पे लिखा जाना चाहिए था? 14,000 पे ही लिखा जाना चाहिए था। क्यों 14,000 पे लिखा जाना सही था? इसलिए सही था 14,000 पे लिखा जाना कि इसकी कॉस्ट प्राइस ही 14,000 थी, ये परचेज ही 14,000 में हुआ। तो जब कॉस्ट ही 14 है, परचेज ही 14 में हुआ है, तो फिर इसको 14 पे लिखा जाना ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए कि गोइंग कंसर्न भी फॉलो हो रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी फॉलो हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी भी फॉलो हो रहा है, तो वो सारे प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। लेकिन इसमें वायोलेशन किसकी हो रही है? वायोलेशन हो रही है एडिकेट डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर जो प्रिंसिपल है उसकी वायोलेशन हो रही है। डिस्क्लोजर कहता क्या है? वो कहता है कि आपको अपने बिजनेस के अकाउंट जब प्रिपेयर करना हो तो उनके बारे में वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, प्रोवाइड करें, जो डिसीजन मेकिंग के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। यानी कि वो तमाम मटेरियल इंफॉर्मेशन जिससे किसी भी यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो कहता है कि आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि लोग जो है वो डिसीजन अप्रोप्रिएट ले सकें, करेक्ट डिसीजन हो, उनका डिसीजन जो है वो मिसलीड ना हो जाए इस 14,000 के लिखे जाने से। जी प्लीज, यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए जी। मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो चुका है बेटा। इसमें पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि कॉस्ट पे लिखा गया ठीक है, बाद में चोरी हो गया, चोरी होने के बाद इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि भाई ये 14,000 का जो कंप्यूटर था ये चोरी हो गया, तो अब डिस्क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट का, कि भाई कितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जो कह लीजिए कि मैंडेटरी है, उतनी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि मटेरियल है। मटेरियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जिससे डिसीजन चेंज हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। मतलब इममटेरियल, आप कहें जी कंप्यूटर इस कलर का था, ये बताना जरूरी नहीं है। जी कंप्यूटर फलां जगह पड़ा हुआ था बिजनेस में, ये बताना जरूरी नहीं है। बताना क्या जरूरी है? बताना ये जरूरी है कि कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी और वो चोरी हो गया, ये बताना जरूरी है। जी कंप्यूटर के साथ जो है ना वो एक हमारी एक कोई छोटी सी लिस्ट भी डिस्प्ले हुई हुई थी। ये ये इमटेरियल इंफॉर्मेशन है ये वाली। तो मटेरियल क्या है? कंप्यूटर की कॉस्ट। मटेरियल क्या है? कंप्यूटर का चोरी होना। ये लोगों को बताना जरूरी है, ताकि कोई भी आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहे, कोई भी आपके साथ बिजनेस टर्म्स को कैरी करना चाहे, तो उसको इन चीजों का आइडिया हो कि इसके बिजनेस में ये एसेट्स अभी नहीं रहे। प्लीज अगेन, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। अगर कोई इसमें क्वेरी एम्बिग्युइटी है तो हम क्लियर करने की ट्राई करते हैं, अदरवाइज मैं तो यही समझूंगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है जी। प्लीज है क्वेश्चन तो पूछिए जी। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। चले, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी बेटा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये जो अभी हमने प्रैक्टिस किया 2.4, इसके बाद फर्दर आगे क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का 2.5। क्वेश्चन में है कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और इसमें वही जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स थे हमने जब क्लासिफाई किया था, उन्हीं का यूजेज है। इसमें हमारे पास है एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। अब इसमें देखिए जरा, इसी को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया हुआ है क्योंकि एसेट्स इक्वल है लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के। पार्ट ए, बी एंड सी है इसके। कहता क्या है? कहता है कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
तो टोटल आपके पास सपोज कर ले 3 वेरिएबल्स हैं, एसेट्स 1 है, लाइबिलिटीज 2 है, ऑनर्स इक्विटी 3 है, और आपको ये भी पता है कि लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को ऐड कर दें तो वो आंसर मिलता है एसेट्स का, यानी कि वो वैल्यू वो होती है जो एसेट्स के टोटल के बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि एसेट्स यहाँ लिखे हुए हैं 578 और लाइबिलिटीज लिखी हुई है 3,42,000 की, तो आपको मैं ये कहूँ कि बताइए ऑनर्स इक्विटी कितनी है, तो सिंपली आपके माइंड में यही आएगा कि भाई 342 में कितनी अमाउंट ऐड करूं कि आंसर बन जाए 578, यही आएगा ना अमाउंट आपके माइंड में। या इसको ऐसे समझ ले, मैं ये कहूँ अगर कि एसेट्स है 5 रुपये के, लाइबिलिटीज है 3 रुपए की, मैं रिपीट करता हूँ जी, मैं अगर ये कहूँ कि एसेट्स है 5 रुपये के या $5 के और लाइबिलिटीज है $3 की, तो बताइए इक्विटी कितनी है। आप कहेंगे भाई 3 में कितना ऐड करूं कि 5 बन जाए, तो आंसर होगा आपके मन में $2। आप कहेंगे 3 + 2 करूंगा तो 5 बनेगा, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो 3 + 2 = 5। तो सेम वही पैटर्न है बट वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा है, ये 578,000 है और ये 342,000 है। तो 578 से हम माइनस भी कर सकते हैं लाइबिलिटीज को जो कि 342 है, इन ऑर्डर टू चेक द अमाउंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, तो वो आंसर आएगा 236,000। तो ए में इक्विटी की वैल्यू है 236,000 जी। इसी तरह पार्ट बी में देखिए उसने हमें लाइबिलिटीज बता दी है कि लाइबिलिटीज हमारे पास है 562,500, 562,500 जी लाइबिलिटीज की अमाउंट है। फिर आगे इक्विटी के अमाउंट बता रहे हैं 570,000। अब सिंपली क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू चेक करने के लिए हमें पता है कि जो इन दोनों का सम होगा वही एसेट्स की वैल्यू होगी। क्यों, ये देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, तो इक्विटी की अमाउंट 570 है, लाइबिलिटीज की अमाउंट 562,500 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर मिल जाएगा एसेट्स का। तो वो जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 11,32,500। मैं रिपीट करता हूँ जी, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ मिलेगा आपको 11,32,500, ये एसेट्स की वैल्यू होगी। इसके बाद देखिए आपके पास है एसेट्स 3,07,500 के और इक्विटी बता रहा है, ये सेम पहले की तरह है जी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एसेट से माइनस करना पड़ेगा इक्विटी को। एसेट्स आपके पास यहाँ पर है 3,07,500 के और इक्विटी आपको यहाँ बता रहा है 187,200 की, तो रिमेनिंग अमाउंट किसकी होगी जी, लाइबिलिटीज की। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 187,200 में कितना ऐड किया जाए कि वो आंसर आ जाए 307,500। तो वो जो कितना मैंने कहा है, जो क्वेश्चन मार्क है वो है 120,300, यानी कि 120,300 को अगर ऐड करें 187,200 में तो वो आंसर आता है 307,500। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.5 था जी। अच्छा, इसी तरह जो है वो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी 2.13। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी 2.13। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये जरा देखिए नीचे, जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नजर आ जाएगी। कहता है प्रिपेयर अ रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट in accordance with generally accepted accounting principles। जी बेटा पूछे क्वेश्चन, जी जी। सर जी 2.13 क्वेश्चन वो नजर नहीं आ रहे। कौन सा क्वेश्चन बेटा नजर नहीं आ रहा? सर एक्सरसाइज 2.13 का आना सर आपने। जी बेटा मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.13, ये स्क्रीन पर मैंने यहाँ शो किया हुआ है बेटा, किसी और को भी विजिबल नहीं है क्वेश्चन ये वाला, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.13? सर यहाँ 6 ही
जो आपने अभी करवाया 2.5 तो वही है इस डिस्प्ले पे। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ये पेज आगे स्क्रॉल किया हुआ, मुझे तो ये 2.13 ही शो हो रहा है। मे बी कोई इंटरनेट स्ट्रेंथ का इशू हो इस वक्त मेरे पास स्क्रीन पे इस इंटरनेट का वक्त ये मसला होगा। अभी शायद थोड़ा सा सिग्नल स्ट्रेंथ की वजह से बेटा आप तक ये आ जाए। खैर ये सेशन रिकॉर्डेड है तो ये आप लोग बाद में भी इसको सुन सकते हैं। जी चलिए मैं बेटा रिपीट करता हूँ जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहली बात तो ये कि जरा रिकॉल करें लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये कहा था कि इनकम स्टेटमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है रेवेन्यू और दूसरा अकाउंट होता है एक्सपेंसेस। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी। हमने ये बात की थी कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट है रेवेन्यू और दूसरे होते हैं एक्सपेंस। और मैंने आपके साथ इसका परफॉर्मेंस डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस सेशंस में। जो पिछली मेरी वीडियोस है वहां भी आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग बेसिक्स 1 2 3 4 वहां पे आपको ये नजर आएंगी चीजें। और जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी मैंने ये परफॉर्मा ड्रॉ किया था कि सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू लिखते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर जो है वो माइनस करते हैं हम इसमें से क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर हमारे पास आगे प्रॉफिट की अमाउंट्स आती जाती हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि मार्केटिंग और एडमिन थे। तो आंसर आता था हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का या EBIT का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर उसी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से माइनस करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आंसर आता हमें अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस का। फिर इसी टैक्स में से माइनस, इसी EBT में से माइनस करते टैक्स, तो आंसर मिलता था हमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस खुद किया हुआ है, सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए मैंने आपके साथ दोबारा ये यहाँ पर ऐसे शेयर किया है। तो बेटा अगर याद करें तो हमने कहा था उसमें दो ही चीजें होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और अगली बात हमने क्या की थी कि इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त आपको मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और वो प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है अगर आप रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ कंपेयर करें, मैच करें। अब कौन से रेवेन्यू लेने चाहिए, कौन से एक्सपेंस लेने चाहिए, सेम पीरियड के। अगर 2011 की बात यहाँ हो रही है तो रेवेन्यू भी 2011 का होना चाहिए और एक्सपेंस भी 2011 का होना चाहिए। 2000 कह दिया, 2011 का एक्सपेंस होना चाहिए और 2011 का ही आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू होना चाहिए। सेम पीरियड के रेवेन्यू को सेम पीरियड के एक्सपेंस के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। क्यों कंपेयर करें? ताकि पता चल सके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसमें वो वाली बात मैंने रखनी है। दूसरा ये कि आपको याद होगा हमने कहा था कि इनकम स्टेटमेंट आपकी एक्रूवल बेस पर होती है। मतलब इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हैं और कैश की ट्रांजैक्शंस भी हैं। तो खैर देखते हैं क्वेश्चन में है क्या जी। क्वेश्चन है जी, एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट for Yarnell Company prepared the following income statement for the month of August 2011। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है तो इट मीन्स कि मिस्टेक या गलती के चांसेस होंगे, उससे कुछ एरर्स हुई होंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है जी बिजनेस का नेम, यार्नेल कंपनी। ठीक है, बिजनेस बिजनेस का नेम है यार्नेल कंपनी। ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए। फिर लिखना चाहिए था यहाँ स्टेटमेंट का नेम। तो स्टेटमेंट जैसे वो देखे ना बैलेंस शीट बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही यहाँ पर जो है ये आपके सामने यहाँ पर है कंपनी का नेम। फिर कंपनी के नेम के बाद आना चाहिए था इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर यहाँ लिखना चाहिए था फॉर द पीरियड एंडेड ऑन August 31, 2011। प्लीज ये इसकी यहाँ एक मिस्टेक है कि एक तो इसने यहाँ लिखा नहीं हुआ इनकम स्टेटमेंट, यहाँ इसको इनकम स्टेटमेंट लिखना चाहिए था। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हेडिंग में सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए था यार्नल कंपनी जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में आना चाहिए था इनकम स्टेटमेंट। सेकंड लाइन जो टाइटल की है वहां लिखा जाना चाहिए था इनकम स्टेटमेंट, जो कि इसने नहीं लिखा तो रॉन्ग है। थर्ड लाइन में क्या लिखना चाहिए था, फॉर द पीरियड। एज और जी बेटा, एज वन भी लिख सकते हैं ना।
नहीं बेटा, एज ऑन नहीं लिख सकते यहाँ पर। उसकी रीजन क्या है कि एज ऑन का मतलब होता है कि जिस दिन की हम बात कर रहे हैं ये उसी दिन का है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगस्त 31 का मतलब है एज ऑन, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो जितने अकाउंट्स लिखे हुए हैं ये सारे अगस्त 31 के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो एक दिन के नहीं होते, वो एक पीरियड के होते हैं। पीरियड का मतलब है, अगर ये अगस्त है सपोज, तो ये हो सकता है कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के हैं, अगर हम ये सिर्फ 8 मंथ्स की बात कर लें। या हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का जो 1 अगस्त है, ठीक है, सॉरी 1 सितंबर है, वहां से लेकर अगस्त 31 तक है ये। मैं फिर करता हूं। तो ये अगर मैं लिखूंगा ना, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन अगस्त 31 2011, तो उसका मतलब होगा कि इसमें अगस्त के पीरियड तक जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था फॉर द मंथ, इट मींस ये कौन सा मंथ है, अगस्त का मंथ। ये बेटा देखें यहाँ लिखा हुआ है मंथ। तो अगर मैं लिखूंगा ना एज ऑन अगस्त 31, उसका मतलब ये होगा कि ये जैसे सिर्फ 31 अगस्त के रिजल्ट्स हैं सारे, जबकि ये एक दिन के रिजल्ट्स नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं पूरे मंथ के। ये लिखा हुआ है उसने मंथ, तो जब उसने लिखा हुआ है एक पीरियड मंथ, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर द पीरियड एंडेड ऑन अगस्त 31 2011। तो जो इसके साथ एडिशन करना है, ऐड करना है, वो लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, आगे लिखेंगे अगस्त 31 2011। मैं फिर करता हूँ, एज ऑन का मतलब है, अगर एज ऑन अगस्त 31 लिखे उसका मतलब है कि ये सिर्फ 31 अगस्त की बात है, जबकि ये सिर्फ 31 अगस्त की बात नहीं है, ये पूरे मंथ की बात है, ये पूरे अगस्त की बात है। पूरे अगस्त के लिए फिर हम वर्ड एज ऑन नहीं लिख सकते, हमें वहां वर्ड लिखना होगा फॉर द पीरियड एंडेड ऑन अगस्त 31 2011, फिर हमें वहां ये लिखना होगा। जी बेटा क्लियर है ये? जी जी सर। जी प्लीज, और किसका क्वेश्चन है तो पूछिए कोई जी। चलिए, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं, अब आगे फर्दर मूव करते जी। नो क्वेश्चन की क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट है जी, हमने बनानी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो ही अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब ये जितने अकाउंट्स गिवन है इनमें देखेंगे कि रेवेन्यू कौन से और एक्सपेंस कौन से हैं, तो गलतियां निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ पे गलती थी, हमने वो करेक्शन साथ साथ करते गए। मैं रिपीट करता हूँ, पहले यही लिखेंगे बिजनेस का नेम, फिर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में लिखेंगे अगस्त 31 2011 के साथ फॉर द पीरियड एंडेड। तो क्या बनेगा, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन अगस्त 31 2011। तो सबसे पहले रेवेन्यू, ठीक है, हेडिंग यही देंगे। और सर्विसेज प्रोवाइड टू कस्टमर्स, ठीक है, ये रेवेन्यू है बिजनेस का 15,000, बिल्कुल ठीक लिखा है कि कस्टमर्स को आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आपका रेवेन्यू होता है। कस्टमर्स को जो आपने सर्विसेज दी है उसके अगेंस्ट कस्टमर्स आपको क्या है, पैसे देते हैं, वो आपको कैश मिलने के चांस होते हैं उससे, तो इसलिए वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। तो ये 15,000 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, रेवेन्यू ही होना चाहिए इसे। फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर्स। बेटा इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर्स जो है ना, ये रेवेन्यू नहीं है, ये एक्सपेंस भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है स्टॉक होल्डर्स ने की है बिजनेस में। तो ये ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है। ऑनर्स इक्विटी आपको पता है बैलेंस शीट पे होती है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं होती, तो ये गलत लिखा हुआ है इसने। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर्स गलत लिखा है इनकम स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर्स है ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि इनकम स्टेटमेंट में दो ही अकाउंट आने हैं, या रेवेन्यू या एक्सपेंस। तो अब यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक होल्डर्स की, ये तो ऑनर्स इक्विटी में लिखी जाएगी, और दूसरी साइड पे जो कैश में, अगर कैश से हुई है तो कैश में लिखी जाएगी। खैर, ये बैलेंस शीट में जानी चाहिए, तो ये एक्सपेंस तो नहीं है बिजनेस का, ठीक है बेटा, ये एक्सपेंस तो नहीं है ना बिजनेस का, ये बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए।
तो इसलिए ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक अकाउंट यहाँ तक अभी तक है जो 15 और 5 में से 15 सही लिखा है, 5 गलत लिखा है। आगे है लोन फ्रॉम बैंक। आपको पता है ये वाला। जो लोन है ये बैलेंस शीट में होना चाहिए। जी सर। लोन क्या होना चाहिए जी? बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और लोन लायबिलिटी होता है। लोन क्या होता है जी? लायबिलिटी। तो इसलिए जो ये लोन लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा जाना चाहिए। बेटा यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं जी आप लोग। नो सर। ओके, मैं रिपीट करता हूं जी। इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस होने चाहिए थे। सबसे पहले जो सर्विसेज प्रोवाइड टू कस्टमर्स रेवेन्यू है, ये सही लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का अकाउंट था, इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। लोन फ्रॉम बैंक बैलेंस शीट का अकाउंट है, लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में जाना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना चाहिए। तो अभी तक रेवेन्यूज में सिर्फ 15,000 लिखा जाएगा, जो हमने अभी तक सीखा है, इसमें ये देखा है। एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं जी। एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है पेमेंट टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको पता है आपके लिए ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनको आपने पे करना होता है, जो आपके लिए लाइबिलिटीज होती हैं वो है, ठीक है, जिनको आपने पे करना है। तो लाइबिलिटीज को पे करना तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट होना चाहिए। कैश पे किया किस लिए कि भी लोन लिया हुआ था, किसी को पे करने थे, वो पे कर दिया है, तो ये भी बैलेंस शीट का अकाउंट है 11,700। ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद है एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स। हाँ ये देखिए, ये है जी 7,800 एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्यों बेयर करना पड़े? ताकि आप ये 15,000 अर्न कर सके। मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात जी। ये जो एक्सपेंस है ये इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। 7,800 इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है और इसको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का पार्ट? इसलिए कि ये एक्सपेंस इनकर होकर आपको ये रेवेन्यू मिलता है। यानी कि अगर आप 15,000 अर्न करते हैं तो अर्न करने के लिए कितना आपको एक्सपेंस करना पड़ता है? 7,800। बेटा बात समझ आ रही है यहां तक? जी सर, कोई एग्जांपल दो, कैसे सर्विसेज दी जी प्लीज। एग्जांपल दें सर, कौन सी सर्विसेज के बिहाफ पे जो चले हम मुझे देख लेते हैं, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि एक आप कह लीजिए कि ये सर्विसेज हम देख लेते हैं, होटल की सर्विसेज देख लेते हैं कि होटल अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है, जो गेस्ट आते हैं। रूम उनको दिया है उन्होंने, सपोज कर लीजिए। अब रूम देकर उनको पैसे कितने मिलते हैं? सपोज 15,000। अब डेफिनेटली उस रूम को मेंटेन करने की कोई ना कोई तो कॉस्ट होगी, कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो होंगे जो बेयर करना पड़ेंगे। मेंटेनेंस के हैं, उसके अलावा उसमें जो उसके लाइटिंग एक्सपेंस होगा, उसमें कह लीजिए उसका कारपेटिंग के एक्सपेंसेस हैं, सो ऑन डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? जी जी सर, समझ गया। तो अब वो सारे एक्सपेंस कितने के हैं? 7,800 के। अब आपसे अगर पूछा जाए प्रॉफिट कितना हुआ है, आप कहेंगे जी रूम का जो रेंट मुझे मिला है, जो सर्विस प्रोवाइड करके मुझे रेवेन्यू मिला है वो 15,000 है। लेकिन ये 15,000 जब अर्न करता हूं तो मुझे साथ में 7,800 एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे? 15,000 माइनस 7,800, ठीक है। 15,000 बेटा माइनस 7,800, तो आंसर आता है 7,200। आप कहेंगे जी मुझे 7,200 मुनाफा हुआ है, मुझे 15,000 मुनाफा नहीं हुआ। प्रॉफिट मेरा 15,000 नहीं है। 15,000 अर्न करने के लिए मुझे 7,800 एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ता है। तो इसलिए 15,000 में से माइनस कर लेंगे 7,800, तो रिमेनिंग जो आंसर आता है वो 72 आपका प्रॉफिट होगा। बेटा यहां तक क्लियर है? जी सर। जी जरा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सर हमारे फिर से पास है, कहता है रिपीट परचेज करिए ऑफ लास्ट। लैंड।
अब आपको पता है लैंड किसका पार्ट था, लैंड था बैलेंस शीट का पार्ट, ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो टेक्निकली इस पूरे क्वेश्चन में दो ही चीजें आई हैं जो आपके यूज में होनी है इनकम स्टेटमेंट में। एक है आपके पास जो आपने सर्विस प्रोवाइड किया कस्टमर्स को 15,000 की, और दूसरा जो आपने कह लीजिए कि इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंस बेयर किया 7800, बस 15,000 माइनस 7800 इज इक्वल टू 7200 नेट प्रॉफिट लिख देंगे आप बस। बेटा इस क्वेश्चन में आपका कोई कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेरी है, कोई एम्बिग्युइटी है, तो आप लोग पूछिए जी मेरे से प्लीज। बेटा पूछे कोई क्वेश्चन है तो। चले मेरे ख्याल है कोई नो क्वेश्चन। सर। मुझे प्लीज एक मिनट जरा अटेंडेंस तो लेने दें, क्लास में है कौन है।